दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुना बेन अंबानी के घर जन्म हुआ धीरज लाल हरिचंद अंबानी का। गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे इस बच्चे को आगे दुनिया में धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना। उनके पिता गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। धीरू भाई बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को समझते थे। वे जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं और इंसान को जिस चीज की कमी हो उसे उसी को पाने का जुनून होता है, और इसीलिए बचपन से ही वे अमीर बनना चाहते थे ताकि वे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। अपने परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से वे हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ पाए। उनके बड़े भाई उस समय यमन में काम करते थे और उन्होंने भी वहां जाकर काम करने का फैसला लिया। पासपोर्ट और सभी जरूरी कागजात तैयार किए, लेकिन वह जब जहाज में बैठने का समय आया तो उन्हें कहा गया कि जहाज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्हें तो किसी भी तरह यमन पहुंचना ही था और इसीलिए उन्होंने कार्गो शिप में जाने का फैसला किया। यह सफर भले ही बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन उन्हें इसकी कोई भी चिंता नहीं थी। वे तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। यमन पहुंचकर उन्होंने ए बेस एंड कॉरपोरेशन में एक क्लर्क की जॉब शुरू की। उस समय यह कंपनी फूड गेन्स, टेक्सटाइल्स और पेट्रोल जैसे आइटम्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का काम करती थी। और दोस्तों यहीं से ही धीरू भाई ने ट्रेडिंग के सीक्रेट्स को जाना और समझा और कई फॉरेन बिजनेसमैन के साथ कॉन्टेक्ट्स भी बनाए। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुजराती मीडियम स्कूल से की थी और इस वजह से उन्हें अपने साथियों के साथ बात करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वे सभी साथी इंग्लिश में बात करते थे। उस समय धीरू भाई को एहसास हुआ कि बिजनेस के लिए इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश सीखी। वे बिजनेस के बारे में और सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक गुजराती ट्रेडिंग फर्म के साथ भी काम शुरू किया, जहां उन्होंने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक के साथ कैसे डील करते हैं यह सीखा। किस तरह शिपिंग के कागजात तैयार किए जाते हैं यह सब सीखा और समझा। उनकी मैनेजमेंट स्किल से प्रभावित होकर उन्हें ए बेस एंड कॉरपोरेशन के शेल गैस स्टेशन में मैनेजर की पोस्ट दी गई। धीरू भाई के यमन में 7 साल तक काम किया और 1950 के आखिरी दशक में यमन में आज़ादी की लड़ाई तेज होने लगी, जिस वजह से इमिग्रेंट्स की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई। और इसीलिए धीरू भाई अपनी पत्नी को कोकिलाबेन अंबानी और 9 महीने के बेटे मुकेश अंबानी के साथ 1957 में भारत लौट आए और मुंबई में अपने लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगे। भारत लौटकर उन्होंने अपने सेकंड कजन चंपक लाल दामनी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की और शुरू में उन्होंने धागों और मसालों का व्यापार किया। वह प्रोडक्ट्स को यमन में एक्सपोर्ट किया करते। शुरुआत में पैसे की कमी के कारण उन्होंने सिर्फ मसालों का ही व्यापार किया। उनका मानना था कि प्रोडक्ट अगर हाई क्वालिटी का होगा तो भले ही प्रॉफिट कम क्यों ना हो, लेकिन ग्राहक दोबारा उनके पास ही आएगा। साल 1965 में बिजनेस पर डिफरेंट थॉट्स के कारण धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दामिनी ने अपने पार्टनरशिप खत्म कर दी। इसके बाद धीरू भाई समझ चुके थे कि मसालों से ज्यादा पैसा धागों के कारोबार में है, लेकिन इस कारोबार के बारे में वह ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे। तो उन्होंने सबसे पहले यार्न बिजनेस की नॉलेज इकट्ठी की और आखिरकार दिन रात मेहनत के बाद उन्होंने वह हाई प्रॉफिट रिटर्न्स मिल ही गए जिसकी उन्हें चाहत थी। धीरू भाई अंबानी को भारत का पॉलिस्टर प्रिंस भी कहा जाता है, क्योंकि वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पॉलिस्टर बिजनेस स्टार्ट किया। साथ ही वह एक मार्केटिंग जीनियस भी थे। उनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और रीजनेबल प्राइस का भी, और इसी वजह से उनका बिजनेस विमल काफी जल्दी तरक्की करने लगा और थोड़ी ही समय में विमल एक बेस्ट सेलिंग फैब्रिक ब्रांड बन गया और 58 देशों में एक्सपोर्ट होने लगा, और इसलिए कई बार रिलायंस को एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिले। दोस्तों उस समय दूसरे कई बिजनेस भी थे जो रिलायंस से पहले काम कर रहे थे, और रिलायंस की बढ़ती तरक्की देख उन्होंने धीरू भाई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू किया। धीरू भाई जानते थे कि अगर उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया तो उनके कॉम्पिटिटर उनसे लड़ाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए वे लोन लेने बैंक के पास गए, लेकिन बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने IPO रूट से फंड जुटाया। इस तरह रिलायंस का नाम स्टॉक मार्केट में आया
1972 तक रिलायंस टेक्सटाइल्स एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका था और 1975 में वर्ल्ड बैंक से उन्हें काफी मदद मिली। जैसे जैसे कंप्यूटर आए, उन्होंने आउटडेटेड मशीन्स को हटाकर नई हाईटेक मशीनें लगाना शुरू किया और अब उनके काम में हाथ बटाने के लिए उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी उनके साथ आ गए। धीरे धीरे रिलायंस का कारोबार बढ़ता गया और उन्होंने एनर्जी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी हाथ बढ़ाया। दोस्तों, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया के सबसे बड़े कैंग्लोमरेट्स में से एक है और यह सब धीरू भाई की मेहनत का नतीजा है। 6 जुलाई साल 2002 में धीरू भाई अंबानी चल बसे और उस समय रिलायंस की कीमत $25 बिलियन थी। 7 जनवरी 2016 को उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। आशा है दोस्तों इस वीडियो की मोटिवेशनल स्टोरी ने आपको जरूर मोटिवेट किया होगा और आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।